हेलो, मेरा नाम है देव टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फंसना पक्का है सीरीज। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। फंसना पक्का है सीरीज को अगर आपने टर्म 1 में भी फॉलो किया था तो आपको पता ही होगा कि इसमें हम क्या करते हैं। टर्म 1 में भी हमने ये सीरीज लॉन्च करी थी जहाँ पे हमने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिए थे और हमारी सीरीज से 90% तक भी क्वेश्चंस आए थे बोर्ड के पेपर में। तो इस बार भी ऐसा होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सीधा देखते हैं भाई किस टाइप के क्वेश्चन हमें टर्म 2 में देखने को मिलने वाले हैं। अगर सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो ये हमारे सैंपल पेपर्स। हमें 3 मार्क के 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और 6 मार्क के 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे आपके इस तरीके के। इसके बाद आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। केस बेस्ड और मैप बेस्ड के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बात, इंटरनल ऑप्शंस हमें देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 10 क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है तो आपको कोई भी 6 करने हैं 5 करने हैं। नहीं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन अगर आया है तो वो आपको करना ही है, सेकंड करना ही है, थर्ड में आपको मे बी इंटरनल चॉइस दे दी गई है तो उनमें से 2 क्वेश्चन दिए थर्ड पे, उनमें से कोई एक आपको करना है। तो इस तरीके से आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। सीधे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अकबर कॉन्शियसली मेड द लीडिंग पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द एफर्ट्स मेड बाय हिम। यहाँ पे हम 2 आंसर्स देखेंगे, 2 अलग अलग पैटर्न में आंसर फ्रेमिंग की गई है, सेम वर्ड से, लेकिन कैसे हम आंसर को अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि अगर आपको 6 मार्क में आंसर लिखना है तब आप थोड़ा यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स लिखोगे। अभी आप सिंपल छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, उसके बाद 3 पॉइंट हमने दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टेटस। अब जो भी पर्शियन लैंग्वेज बोल रहा था उसका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ जा रहा था। हमें देखने को मिलने लगा था कि किंग हो गए, रॉयल हाउस होल्ड हो गए, एलिट्स हो गए कोर्ट के, ये लोग पर्शियन लैंग्वेज बोलने लगे थे। तो जो लैंग्वेज थी वो स्टेटस के साथ, प्रेस्टीज के साथ भी अटैच हो गई थी। इसके बाद इसको एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बना दिया गया था। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो रहा था, अकाउंटेंट्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, बाकी फंक्शनरीज हो गए, ये सब भी पर्शियन लैंग्वेज में करने लगे थे। और इसके बाद जितने हमारे कमीशन किए जा रहे थे क्रॉनिकल्स, जैसे कि हमारा अकबरनामा हो गया, इसको पर्शियन में लिखा गया था। फिर हमारा जो बाबरनामा हो गया उसको टर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया था। हमारे महाभारत, रामायण, इनको भी ट्रांसलेट कराया गया था पर्शियन में। तो ऐसे अकबर ने पूरा कॉन्शियसली प्रमोट किया था पर्शियन को। और फिर हम यहाँ पे छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे। अगर 6 मार्क के लिखेंगे तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स लिख सकते हैं, वो हम आगे 6 मार्क के क्वेश्चन में देखेंगे। अभी इस तरीके के एक आंसर फ्रेमिंग हो गया। दूसरा हो गया कि हमने जो वही चीज है, सेम आंसर है, लेकिन हमने यहाँ पे हेडिंग्स दे दिए कि स्टेटस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट्स एग्जैक्ट सेम है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एग्जैक्ट सेम है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ज्यादातर ऐसे आंसर प्रेफर करता था, लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। लेकिन 6 मार्क के अगर आप आंसर लिख रहे हो तो मेक श्योर आप ये पैटर्न फॉलो करें क्योंकि चेकर के लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताया गया है भाई आगरा फतेहपुर सिकरी में क्यों कैपिटल शिफ्ट करवाई गई थी। रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं। इससे क्वेश्चंस भी आ सकता है, लेकिन मेनली ये आपको अलग अलग आंसर्स में हेल्प करेगा एक पॉइंट बनाने में। अगर आप कोई भी अकबर के रिलेटेड आंसर लिख रहे हो तो वहां पे आप ये स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। हम सीधे देख लेते हैं। 1560s में अकबर ने आगरा का फोर्ट अपना कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, वो हमें यहाँ पे आगरा में बनवाया था इन्होंने। फिर उन्होंने फतेहपुर सिकरी में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। इसलिए की थी क्योंकि ये हमारा जो पिलग्रिमेज सेंटर था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी उसकी डायरेक्ट रोड में पड़ता था, इसलिए यहाँ पे करवा दिया था। फिर लाहौर में 1585 में, ताकि नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटायर है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके और वहां पे अच्छे से वॉच कर सके। नेक्स्ट 13 ईयर्स उन्होंने यही किया। और शाहजहानाबाद, जो कि हमारे शाहजहां ने कैपिटल शिफ्ट करवाया था, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाए। रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, टी लाइन जो हमारा चांदनी चौक हो गया, टी लाइन स्प्लिट विद बाजार, और हमारे नोबिलिटी के होम्स भी थे इनके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े। तो ये हमें पूरा इनका डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने अभी तक इसको चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आपने हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप वो देख लीजिएगा, वरना बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि आपके टर्म्स क्लियर नहीं है। तो प्लीज पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए। यहाँ पे मैं आपको ज्यादा एकदम सारी चीज डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, द ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स टू द मैन ऑफ मेरिट वॉज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल पॉलिटी, एक्सप्लेन। हमने पूरे चैप्टर में देखा था कि बहुत सारे टाइटल्स हो गए, रिवॉर्ड्स हो गए, ये लोग दिया करते थे, तो वही हम देख लेते हैं। अगर आपको कोर्ट में किसी की भी रैंक देखने की कहां से कहां कितने ऊपर बढ़ चुकी है तो उसके आप टाइटल्स देख सकते थे। कोर्ट में हायरार्की हमने देखा था चलती थी, तो अगर किसी का टाइटल अच्छे मिलते जाते थे, उसकी रैंक बढ़ती जाती थी, तो उसके टाइटल से समझ में आ जाता था। ऐसे हमें टाइटल देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल है आसफ खान, जो कि सुलेमान के मिनिस्टर थे, उनके नाम से ये टाइटल पड़ा था।
एक और एग्जांपल हमें देखने को मिलता है मीर्जा रजा जो टाइटल था वो औरंगजेब ने अपने 2 हाई रैंक नोबल जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया था। अब ये तो बात हो गई भाई मेरिट पे किसी को आप टाइटल दे रहे हो। दूसरी बात आती है कि लोग खरीदा भी करते थे टाइटल को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मीर खान ने 1 लाख रुपए दिए थे औरंगजेब को ताकि उनके नाम के सामने लेटर ए लगवा जा सके और आमिर खान किया जा सके। तो टाइटल या तो खरीदे जाते थे या तो मेरिट के लिए दिए जाते थे। इसके बाद रेड कलर में यहाँ पे मैंने रिवॉर्ड्स लिखे हुए हैं। बहुत सारे अवार्ड्स भी देते थे किंग्स वगैरह मेरिट के लिए, या फिर किसी से खुश हो जाते थे तो उनको दिया करते थे। खिलात हो गया, हेड टू फुट हो गया, पटका हो गया, पद्म मुरस्सक बहुत स्पेशल ओकेशंस पे दिया जाता था किसी स्पेशल अचीवमेंट के लिए। तो ये हमें देखने को मिलता है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं है पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो से, तो आप पहले वहां पे जाके इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लीजिए। वैसे अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है कि भाई बाकी सब तो पूरा पढ़ लिया लेकिन ये वाला टॉपिक याद नहीं आ रहा है, तो टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल है। आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में जाएंगे, टाइम स्टैम्प से जाके सीधे इस टॉपिक को भी देख सकते हैं। एक और बात, अगर आपको कभी भी डाउट आता है तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। बहुत सारे वहां पे बच्चे हैं तो उनसे भी डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, हमसे भी वहां पे कनेक्ट आप हो सकते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ जाता है। ये मैंने पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ डाल दिया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको शॉर्ट आंसर में भी अलग अलग क्वेश्चन के सामने देखने को मिल सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। तो सीधे हम देख लेते हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है भाई कि फिजिकल अरेंजमेंट बताओ। आगे हम इसके क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, तो पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप उधर पे पॉइंट्स भी देख लीजिए कि कैसे इनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट जो था वो पूरी मुगल पावर का सेंटर था। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये पूरे एनसीईआरटी के हैं। आपको मेन जो टर्म्स है वो पता होने चाहिए, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो आप खुद से यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो तख्त था वो एकदम सेंटर पीस होता था, उसको एक्सेस मुंडी भी कहा जाता है। बेसिकली एक पोल जो पूरी अर्थ को सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि ऐसे सिंबॉलिक चीजें यूज की जाती थी। कैनपी यूज किया जाता था ताकि सन की जो रेडियंस है और किंग की जो रेडियंस है उसको सेपरेट किया जा सके, ये भी एक सिंबॉलिक वैल्यू के लिए था। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लोग होते थे वो किंग की प्रॉक्सिमिटी में बैठा रहते थे, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली पोजीशन सोसाइटी में हायर होती थी, हायरार्की वो हायर पोजीशन में रहते थे। इसके बाद जो हाई पोजीशन वाले हैं उनका प्रोस्ट्रेशन ज्यादा होता था किंग को ग्रीट करते समय। तो ये सारे रूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, हमारे पूरे कोर्ट में बहुत ज्यादा फॉलो होते थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे किंग का क्या डेली रूटीन होता था, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके सामने। सबसे पहले वो ईस्ट फेसिंग एक झरोका होता था, उसमें जाते थे, अपने सब्जेक्ट से देखते थे, सब्जेक्ट को अपने दर्शन देते थे। इसके बाद वो जाते थे दीवाने आम में, जहाँ पे जनरल जो हमारे गवर्नेंस के काम है वो किया करते थे, और फिर जाते थे हमारे दीवाने खास में, जहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है उनके साथ उनके लिए मीटिंग किया करते थे, उनको सॉल्व किया करते थे। तो ये पूरा रूटीन हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कोर्ट की, तो किसी भी फेस्टिवल पे, किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे उसको बहुत ज्यादा सजाया जाता था। कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे पूरे मुगल किंगडम के लिए। यहाँ में जो कैपिटल होते थे उसमें कोर्ट को लगाया जाता था, और कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। इससे रिलेटेड हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे। अवार्ड्स और गिफ्ट्स की हमने बात कर ही ली है कि गिफ्ट्स दिए जाते थे, अवार्ड्स दिए जाते थे। जो मनसबदार होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, ये भी कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते थे। अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्लेन व्हाई द नोबिलिटी वर रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट रेसेस एंड रिलीजियस ग्रुप्स बाय द मुगल रूलर्स इन इंडिया। तो ये चैप्टर में हमने देखा था, अब हम इसके रीजन एक्सप्लेन हमें करना है। सबसे पहला रीजन तो यही है भाई कि किंग्स ये नहीं चाहते थे कि कोई भी एक फैक्शन, कोई भी एक रिलीजियस या एथनिक ग्रुप ज्यादा पावरफुल हो पाए, तो इसलिए बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से इनको हायर किया जाता था, इनको कलेक्ट किया जाता था। इसके बाद इनको एज अ बुके ऑफ फ्लावर बोला जाता था, एक गुलदस्ता बोला जाता था, जो कि किंग से बाइंडेड है बाय उनकी लॉयल्टी। ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तुरान से और ईरान से भी हमें नोबल्स देखने को मिलते हैं। हुमायूं के साथ बहुत सारे नोबल्स आए थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से माइग्रेट करके मुगल कोर्ट में आते थे। तो मुगल कोर्ट में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स वाले लोग आ जाते थे। 1560s के बाद से हमें राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स भी देखने को मिले इंपीरियल सर्विस में। ये इनका काम बहुत ज्यादा होता था, ये अपनी पूरी मिलिट्री ऑर्गेनाइज करते थे, मिलिट्री रखते थे, हॉर्सेस रखते थे, वेल इक्विप्ड रहते थे, और किंग्स को इन केस ऑफ फाइटिंग कभी वॉर होती है तो उसमें भी सपोर्ट किया करते थे। तो ये हमें पूरा देखने को मिलता है। ये आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, ऐसे आप पूरा इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको अच्छे से ये टॉपिक याद नहीं है तो पॉज करिए, एक बार पढ़ लीजिए, पूरा याद आ जाएगा आपको। अगर हम अकबर की बात करें, क्योंकि हम बात करें डाइवर्सिटी की, तो वह हमें देखने को मिलता है कि हिंदू कास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एजुकेशन और अकाउंटेंसी की तरफ इंक्लाइंड थे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि थे राजा टोडरमल, जो कि खत्री कास्ट को बिलोंग करते थे। ऐसे ही ईरानियंस बहुत सारे जहांगीर के अंडर में काम कर रहे थे, हाई ऑफिशियल्स होल्ड कर रहे थे। ईरानियंस क्यों? क्योंकि जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, वो एक ईरानियन थी। इसके बाद औरंगजेब
इनके अंडर में राजपूत बहुत हाई पोजीशंस पे थे, मराठास बहुत सारे नंबर्स में थे। तो ये हमें पूरी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भैया सबसे अच्छी बुक कौन सी है जो हमें खरीदनी चाहिए। वो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ओसवाल की गुरुकुल। इसको मैंने खुद रिव्यू किया, क्वालिटी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, आंसर्स भी एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, तो बहुत अच्छी बुक ये मुझे लगी। आपने एक चीज तो कर ली भाई, आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आप पूरी सीरीज फॉलो करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको अभी भी बहुत सारी चीजें करनी बची हैं। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे आंसर फ्रेमिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए ये बुक बहुत अच्छी, अच्छे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज, रिवीजन के टाइम पे भी ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा ओसवाल की गुरुकुल आप परचेज करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस बुक का, वहां पे जाइए, स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से परचेज कर सकते हैं। हम सीधे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द वुमेन ऑफ द इंपीरियल हाउसहोल्ड इन द मुगल एम्पायर। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो हमें पूरा पता होना चाहिए कि हमारा जो हरम है वो किस तरीके से होता था, कौन कौन वहां पे होते थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे विमेन के रोल के बारे में। हरम यानी कि इंपीरियल हाउसहोल्ड को हम हरम बुलाते हैं। तो यहाँ पे हमें वाइफ्स बहुत सारी, हमें बेगम्स, अगाज, अगच्छास देखने को मिल जाती है। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन हम तब देंगे जब हम बात करेंगे हरम के बारे में। अभी हम विमेन के रोल की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पे सर्वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, स्लेव्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ये जो स्लेव्स यूनिक्स हो गए बहुत सारा, ये सर्वेंट्स बॉडीगार्ड के काम कर रहे होते हैं, फीमेल्स को हेल्प कर रहे होते हैं जिनको ट्रेड करना होता है। नूरजहां की हमने पहले भी बात करी। ये नूरजहां बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स में, अलग अलग मैटर्स में अपने ओपिनियंस दे रही थी, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। शाहजहां की डॉटर जहानारा और रोशनारा भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने अलग अलग जगहों पे काम किया, इनको मनसबदार बराबर एक सैलरी मिल रही थी। जहानारा ने हमने चैप्टर में देखा था कि चांदनी चौक में डिजाइनिंग का काम किया था, और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए थे। अब विमेन फाइनेंशियल साइड में भी आगे बढ़ने लगी थी, बिल्डिंग्स और गार्डन्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करवा रही थी, ये हमें पूरा देखने को मिलता है। फिर आती है गुलबदन बेगम। अकबर ने अबुल फजल से बोला था आप इनसे पूछिए भाई हमारी पुरानी हिस्ट्री क्या है, इनसे रिकमेंडेशन ली थी अकबर ने भी, अकबर के अबुल फजल थे उनने भी। तो गुलबदन बेगम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स में ये बताया था कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे प्रिंसेस और किंग्स के बीच में, कैसे जो एल्डरली वुमेन थी वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का काम भी किया करती थी। तो ये पूरी इंपॉर्टेंस हो गई, ये पूरा रोल हो गया वुमेन का हमारे हरम में। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू थिंक दैट कंदाहार रिमेन्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन मुगल्स एंड सफाविद्स। तो मुगल्स, सफाविद्स और ओटोमन्स, इन तीन लोगों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। यहाँ पे हम बात करें सफाविद्स और मुगल्स के बीच में, और इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम थी कंदाहार। कंदाहार को मुगल्स अपने अंडर में करना चाहते थे और सफाविद्स इनको देना नहीं चाहते थे। एट द एंड होता यही है, सफाविद्स इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो पूरा हम देख लेते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले हुमायूं के अंडर में ये था, उसके बाद अकबर ने 1595 में इसको रिकॉन्क्वर किया था, हुमायूं ने इसको लूज कर दिया था। सफाविद्स मुगल से तो रिलेशंस रखते ही थे, लेकिन इसके बाद रिलेशन रखने के साथ साथ ये भी चाहते थे कि कंधार को ये लोग अपने अंडर में कर लें। तो मुगल्स और सफाविद्स के बीच में कंधार बहुत बड़ा प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्टेड रीजन था। ये हमें देखने को मिलता है कि 1613 में जो हमारे जहांगीर थे, उन्होंने अपने इनवॉइस भेजे कि भाई आप हमें वापस दे दो, अब आप यहाँ पे अटैक मत करो। शाह अब्बास से ये बोला गया था, लेकिन इन्होंने इसको नहीं माना। एट द एंड होता यही है कि जो 1622 आता है तब पर्शियन आर्मी इसको बिसीज कर लेती है, बिसीज यानी कि घेर लेती है इस जगह को। और मुगल्स गैरिसन यानी कि जो मुगल्स की जो आर्मी यहाँ पे खड़ी हुई थी वो इतनी ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसलिए सफाविद्स इसको वापस से कैप्चर कर लेते हैं और मुगल्स को इनको लूज करना पड़ता है। तो ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, पूरा प्रॉब्लम है, ये आप अच्छे से एक बार पढ़ भी सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, मुगल रूलर्स एफिशिएंटली असिमिलेटेड हेट्रोजीनियस पॉपुलेस विद इन एन इंपीरियल एडिफाइस सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो ये हमने चैप्टर में पूरी बात करी थी कि मुगल किंग्स बोलते थे हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के रूलर हैं, हमारे अंडर में सभी अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स के, अलग अलग बिलीव्स के लोग रहते हैं। तो ये हमें देखने को भी मिलता है, ये अलग अलग क्रॉनिकल्स में भी लिखा हुआ है। हिंदूज, जैनास, जोरास्ट्रियंस, मुस्लिम सभी एक किंग के अंडर में रहते थे, किंग इन सब के ऊपर होता था। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि अकबर ने सुलह को पूरे अपने किंगडम में इम्पोज कर दिया था, यानी कि सबको बोल दिया गया था किसी भी रिलीजियस ग्रुप के हो, किसी भी बिलीफ वाले हो, आपको 100% फ्रीडम है एक्सप्रेशन की। बस आपको एक चीज करनी है, आपको आपस में लड़ाई नहीं करना है और स्टेट को एक्सेप्ट करना है एज अथॉरिटी, अपनी स्टेट को अगेंस्ट अपोज नहीं करना है। अकबर ने पिलग्रिमेज पे जो टैक्स लगता है, जो जिजिया था, यानी कि जिजिया ने, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स पे जो टैक्स लगता था, इन दोनों को हटा दिया था। हालांकि हमारे जो औरंगजेब आए थे उन्होंने जिजिया वापस से री इम्पोज कर दिया था। एक और बात,
कि जब वॉर पे अटैक पे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था तो जैसे ही पीस वापस से स्टेब्लिश होती थी, हमें देखने को मिलता है औरंगजेब के टाइम पे भी, शाहजहां के टाइम पे भी, कि पे किया जाता था, ग्रांट्स दिए जाते थे ताकि इन टेम्पल्स को वापस से कंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो ये हमें पूरा देखने को मिलता है कैसे ये लोग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के पूरे रूलर थे और खुद को डिवाइन विल से अपॉइंटेड ये लोग बताते थे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है, अबुल फजल हैज डिस्क्राइब्ड द आइडियल ऑफ सुलाइकुल ऑफ द अकबर एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ हिज एनलाइटेंड रूल, जस्टिफाई। तो पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, हमें पूरा एक्सप्लेन करना है सुलाइकुल क्या था, कैसे ये इसको कॉर्नरस्टोन बताया गया था। हमें पूरा एनसीईआरटी में वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद भी होगा। सुलाइकुल में हमने अभी देखा कि कैसे बोल दिया, अगर आप किसी भी ग्रुप के हो, कुछ भी हो, आपको 100% फ्रीडम है, इसको आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ये अकबर के रूल में पूरा इसको अच्छे से इम्पोज किया था, सबको बोल दिया गया था आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम कर रहे हो, आपको सुलाइकुल की जो पॉलिसी है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करना है। हमें नोबिलिटी में भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। एक रीजन तो था कि कोई जो ग्रुप है वो अकबर से या फिर किसी भी एम्परर से ज्यादा पावरफुल ना बने, लेकिन दूसरा एक बात ये भी थी कि वहां पे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जा रहा था। वहां पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही ग्रुप को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये पूरा आप पढ़ लीजिए या फिर आपने सुन ही लिया है तो इतना आप आंसर लिख सकते हैं। अब हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। एक चीज वैसे, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ यहाँ पढ़ लियो आप आगे बढ़ गए। हाँ, थोड़ा बहुत भूल गया तो चलता है ये, लेकिन अगर आप पूरा ही टॉपिक याद नहीं है तो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख के आइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल हिस्ट्री प्रोवाइड्स अकाउंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग पॉलिटिकल पावर। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा सफाविद्स के साथ में, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हम यहाँ पे देखेंगे ओत्तोमन्स और मुगल्स के बीच में। तो एक तो भाई वही है हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले भी देख लिया है, फिर से एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है ओत्तोमन्स और मुगल्स के बीच में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्पेशली ये होता है हिजाज के केस में। एक चीज होती है कि मुगल्स चाहते थे हमारे जो मर्चेंट्स हैं, हमारे जो पिलग्रिम्स हैं, वो यहाँ पे जा सकें। पिलग्रिम्स इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि इस रीजन में मक्का और मदीना लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो मुगल किंग्स थे वो रिलीजन को कॉमर्स को कंबाइन कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि हमने भाई आपको प्रीशियस आइटम्स भेज दिए, वैल्यूएबल चीजें भेज दी, मर्चेंट्स भेज दिए, और उसके बाद आपको मर्चेंडाइज भेज दिए, और उसके बाद बोला कि जितनी भी अब हमारे पैसे वहां से निकलेंगे हमारे, वो वहीं पे हम डोनेट कर देंगे, रिलीजियस लोगों को डोनेट कर देंगे, श्राइन कीपर्स को डोनेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे औरंगजेब को पता चला कि भाई वहां पे जो पैसे हम डोनेट कर रहे हैं उसका मिस अप्रोप्रिएट यूज हो रहा है, तो इसलिए औरंगजेब ने बोला कि हम इंडिया में ही डोनेट करेंगे, वहां पे नहीं करेंगे। तो ये पूरा इनका प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। एक और बात, ये आपको पूरा जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर में देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है क्योंकि इससे दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक भाई आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया या फिर दूसरा क्वेश्चन आता है सिर्फ इतना पूछ लिया। तो ये आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों में देखने को मिल सकता है। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। द हीट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल सिटी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। कैपिटल सिटी से रिलेटेड सारी डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी अच्छे से देखिएगा। 16th और 17th सेंचुरी में जो कैपिटल सिटी थी वो बहुत ज्यादा शिफ्ट होती रही। मतलब बेसिकली कोई भी रूलर आता था अपने रीजन के लिए अपनी जो कैपिटल सिटी थी उसको शिफ्ट किया जा रहा था। बाबर के अंडर में भी हमने देखा जो कोर्ट था वो लगातार मूव हो रहा था। अकबर की अगर हम बात करें तो हमने देखा उन्होंने आगरा का हमने बात करी थी, एक पॉइंट हमने देखा था, उन्होंने अपना फोर्ट बनाया था। फिर फतेहपुर सिकरी में इन्होंने शिफ्ट किया 1570s में। 1585 इसका रीजन हमने पहले ही बात कर लिया है। 1585 में लाहौर में शिफ्ट किया, रीजन हमने पहले ही देख लिया है। शाहजहानाबाद का भी हमने रीजन देख लिया, उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए। तो मैंने जो पॉइंट बताए थे इस तरीके से क्वेश्चन में लिखने को आ सकते हैं, या फिर आप अलग अलग आंसर्स में भी उन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनिए, पूरी वीडियो ध्यान लगाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू यू थिंक दैट द क्रॉनिकल्स कमीशन बाय द मुगल एम्परर्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग मुगल हिस्ट्री। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस हैं बिल्कुल ही, क्योंकि क्रॉनिकल्स से रिलेटेड ही हमारा पूरा ये चैप्टर है, तो हमें ये डिटेल्स पूरी पता होना चाहिए। मुगल एम्परर्स चाहते थे कि उनका जो विजन है वो पूरा प्रोजेक्ट किया जाए उनकी जनता के लिए, ताकि सबको पता चले कि भाई इस विजन को हमें एक्सेप्ट करना है, कोई भी अगर इसके अगेंस्ट जाएगा तो वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। ये हमें देखने को मिलता है। इन जो कमीशन वर्क थे, जो क्रॉनिकल्स थे, उससे हमें एडमिनिस्ट्रेशन की, वॉर्स की, नोबल्स की, कोर्ट की, बेसिकली किंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमें देखने को बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिटेल्ड वर्क हमें देखने को मिलते हैं। इनको लिखने में बहुत सारा वर्क कराया जा रहा था, बहुत सारा मेहनत का काम एक किया जा रहा था। अगर हम बात करें क्रॉनिकल्स की तो इसमें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे जैसे चीजें हो रही थी उनको लिखा जा रहा था।
ये हमें लैंग्वेज की अगर हम बात करें इसकी, पर्शियन में हमारा जो अकबरनामा था वो लिखा गया था। बाकी हमारे जो नॉर्मल नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस थी, जैसे कि हिंदी भी हो गए, इसके वेरिएंट्स थे, उसमें भी लिखा जा रहा था। मुगल शक्ताई टर्क्स थे, बाबर अपने जितनी भी चीजें लिखा करते थे वो टर्किश में लिखा करते थे, इसलिए उनके वर्क्स को भी ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, ये भी हमने पहले बात कर ली है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और रीजन, तो रीजन ये था, मुगल एम्पायर चाहते थे कि अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, पोस्टेरिटी के लिए वो कुछ अकाउंट्स छोड़ के जाएं, इसलिए लिखवाते थे और बहुत डिटेल में लिखवाते थे। तो ये सारी डिटेल हमें भी पढ़ने मिलती है। अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, इससे समझ में आता है बेसिकली ये फोकस होती थी किंग के लिए, एम्परर के ऊपर, उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर, तो वो पूरी हमें देखने को मिल जाती है इनके थ्रू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो अभी हमने भाई कोर्ट तक की बात करी है, अब हम देखेंगे प्रोविंशियल लेवल पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था। तो वो हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि कोर्ट में, जैसे कि सेंटर में जो सिस्टम फॉलो किया जाता था वही रेप्लिकेट किया जाता था उसके लोअर लेवल पे। हमें देखने को मिलता है सूबेदार हेड होता था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि डायरेक्टली एम्पायर के पास जाता था, उसको अपनी रिपोर्ट्स देता था। जो भी सूबास होते थे उनको सरकार्स में डिवाइड किया जाता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर द लेवल ऑफ परगना, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 3 सब हेरिडिटरी ऑफिसर्स होते थे, कनुंगो, रिकॉर्ड कीपर, चौधरी और काजी। इनके अंडर में बहुत सारे लोग होते थे, पूरा सपोर्ट स्टाफ होता था, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स, बाकी सभी लोगों का। और ये लोग बहुत सारे डिटेल्स को लिखा करते थे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये सारे लोग जो कोर्ट के ऑर्डर्स आते थे उनको फॉलो किया करते थे और बहुत सारी डिटेल्स को लिखा करते थे। पर्शियन को लैंग्वेज बना दिया गया था, लोकल लैंग्वेज का यूज किया जाता था विलेज लेवल पे। और मुगल क्रॉनिकल्स में हमें देखने को मिलता है कि जनरली ऐसा बताया जाता था कि किंग ही हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हमने चैप्टर में भी इसकी बात करी थी कि बहुत सारे अलग अलग ऑफिशियल्स थे जो लोकल लेवल तक में काम कर रहे थे। तो ये पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम ऐसे चलता था। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द बादशाहनामा। तो अभी हमने अकबरनामा के बारे में बहुत बात करी, अब आता है बादशाहनामा के पूरे फीचर्स। तो वो हमें लिखना है भाई। अबुल फजल के डिसिपल अब्दुल हामिद लाहौरी जी ने इनको लिखा था, पूरा नहीं लिखा था, आगे हम देखेंगे। शाहजहां ने जब इनको देखा, इन्होंने बोला शाहजहां ने कि भाई हमें अकबरनामा ऐसा बुक, अकबरनामा जैसी बुक चाहिए, आप लिखवा के दोगे। तो इन्होंने लिखना चालू किया। बादशाहनामा में हमें 3 दफ्तर देखने को मिलते हैं, 10 यूनर ईयर्स ईच के। पहले 2 जो दफ्तर है वो 1627 से 47 तक का रूल के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे जो राइटर थे अब्दुल हामिद लाहौरी, इनकी बहुत ओल्ड एज हो चुकी थी, तो इसको थर्ड को जो कंटिन्यू किया था वो था हिस्टोरियन वारिस ने। सादुल्ला खान इनको वो कर रहे थे, रिवाइज करने का काम कर रहे थे। ये हमें पूरा देखने को मिलता है। बादशाहनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया गया आज तक, सिर्फ उसके कुछ एग्जैक्ट हैं जिनको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये एक चीज है। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, अकबर शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद जेसुइट्स, थ्रो सम लाइट ऑन द गिवन स्टेटमेंट। जेसुइट्स हमने देखा था भाई, जो सोसाइटी ऑफ जीसस के मेंबर्स थे, जो कि मिशनरीज के तरीके से आते थे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अकबर ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया इस चीज को सीखने के लिए, इनसे क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने के लिए। जेसुइट्स पहले ऐसे यूरोपियंस थे जिन्होंने हमारे मुगल इंडिया का डिस्क्रिप्शन दिया था। जो हमारे पोर्टुगीज थे वो भी चाहते थे इन जेसुइट्स को प्रमोट किया जाए ताकि क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो इंडिया में। गोवा से अकबर ने बोला था इनको बुला के लाओ भाई जेसुइट प्रीस्ट को। 1580 में सिकरी में ये पहली बार आए थे, 2 साल तक रुके थे। अकबर ने इनसे बहुत सारी क्रिश्चियनिटी की बातें करी, उलामास के साथ जो कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनके साथ डिस्कशन किए, इनके साथ डिबेट्स करी। फिर से इनको बुलाया गया, फिर से ये आए 1591 और 95 में लाहौर में, और बहुत सारी अकबर के साथ इन्होंने बातें करी, अकबर के साथ लीजर टाइम में स्पेंड किया, अकबर के किड्स को उन्होंने ट्यूटर किया, बहुत सारे कैंपेन्स चलाए, अकबर के साथ ये प्रॉक्सिमिटी में बैठा करते थे। तो ये पूरी हमें डिटेल है, ये पूरा हमारा आंसर इजिली फ्रेम अप कर सकते हैं। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। यहाँ पे भी बहुत सारी डिटेल्स होंगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट में भी आ सकते हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है। सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, हाउ डज द आइन आई अकबरी लेड डाउन द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द मुगल कोर्ट। ये हमने पहले एक बॉक्स में देख लिया था, पहले मैंने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन आपको किया था। अब हमारे सामने उसी का क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो यही भाई पूरा आंसर मैंने स्टेटमेंट आपको दे दिया है। यहाँ पे एक और चीज बताई जाती है कि एटिकेट्स अगर इन्फ्रिंज होते थे तुरंत ऑन द स्पॉट पनिश किया जाता था। प्रोस्टेशन के बारे में आपको बता दिया है कि जितना ज्यादा आप डीप प्रोस्टेशन करते थे उतना ज्यादा हाई आपकी रैंक होती थी, ईदर बाय बोइंग और किसिंग द ग्राउंड। यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी कि शाहजहां ने रूल्स को चेंज करवाया था। तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं याद है तो प्लीज आप एक बार पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो से।
डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आप चाहा तस्लीम को एक्सप्लेन करो, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आंसर लिखने में आपको हेल्प करती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको पता ही होगा, आई एम श्योर, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है तो। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, Mughals transmitted their grand vision through the writing of dynastic histories. Explain the statement with reference to the Akbarnama and the Badshahनामा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे भाई कि हमने पूरी बात की थी क्रॉनिकल्स के बारे में, तो अब हमें अकबरनामा और बादशाहनामा के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये लोग अपनी हिस्ट्री को लिखवाया करते थे। ये एक पूरा हमारा है टॉपर्स आंसर शीट, तो इसको हम देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा आंसर कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने भाई मुगल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये एक इंट्रोडक्शन है, इसकी जगह पे आप कोई और चीज लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप यही लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन इन्होंने दे दिया है। तो भाई कि मुगल हमारे इस टाइम पे आए थे, बाबर इस टाइम पे आए थे, ये इन्होंने लिखा। अब एक्चुअल आंसर चालू होता है। ये सब टॉपिक आपने बनाया, एक हेडिंग आपने दी, उसके बाद आपने पॉइंट्स लिखना चालू किया कि क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन आपने लिख दी, इनका पर्पस क्या होता था, विजन दिखाना, सोसाइटी को एक्सेप्ट करा, ये पूरा इन्होंने विजन लिख दिया, पर्पस लिख दिया उसका। फिर इसके ऑथर्स कौन होते थे, भाई कोर्ट के मेंबर्स ऑथर करते थे, आपने नाम भी लिख दिया आप चाहो तो। एग्जाम्पल अकबरनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा, एग्जाम्पल लिख दिया। तो आप एक हेडिंग लिख रहे हो, उसके अंदर पॉइंट्स लिख रहे हो, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितने भी आपको लिखना हो। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है लॉन्ग आंसर्स को फ्रेम करने का। शॉर्ट आंसर्स के लिए भी आप इसी तरीके को यूज कर सकते हो। अकबरनामा, उसकी आपने पूरी डिटेल लिखी कि अकबर के बारे में लिखा गया था, किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, उनकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे लिख दी, अच्छे राइटर थे, अच्छे स्पीकर थे, अच्छे थिंकर थे। इसके बाद इसका पर्पस क्या था, डाइक्रॉनिक और सिंक्रोनिक अकाउंट्स देना अकबर के रेन के। डाइक्रॉनिक यानी कि जब हम किसी एक चीज को ओवर द पीरियड बताते हैं कि कैसे कैसे वो डेवलप हुई। सिंक्रोनिक यानी कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में बताते हैं कि ये चीज कितनी डेवलप थी, कैसी थी, क्या थी। तो ये दोनों हमें देखने को मिल जाते हैं। 3 बुक में डिवाइडेड थी, फर्स्ट 2 पार्ट्स क्रॉनिकल्स थे, थर्ड पार्ट थी आईने अकबरी। तो वही पूरा डिस्क्रिप्शन में इसकी बात करी है। इनको बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने पॉइंट्स में इस आंसर को लिख दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आईने अकबरी तक का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी, इसमें पर्शियन लैंग्वेज यूज की गई थी, अबुल फजल ने इसको लिखा था। डेथ ऑफ अबुल फजल, ये भी थोड़ा इनको एक्स्ट्रा नॉलेज था, तो इन्होंने वो भी लिख दिया कि भाई बीर सिंह बुंदेला ने उनको मारा था, प्रिंस सलीम ने मरवाया था। तो ये पूरा इन्होंने लिख दिया। अब चालू होता है बादशाहनामा। बादशाहनामा में आपको जितनी भी डिटेल्स पता हो, आप पूरे पॉइंट्स बना के लिख दीजिए, हेडिंग देते जाइए, आंसर में पॉइंट्स लिखते जाइए। तो ये बेस्ट तरीका है आंसर लिखने का। तो वही इन्होंने यहाँ पे किया है। शाहजहां रूल के बारे में 3 डिस्क्रिप्शन, वही हमने जो पूरी बात करी वो पूरा यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऑथर कौन थे, वही लाहौरी जी। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स कैसे किया जाता था, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। ये आंसर हम आगे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करो, आगे हम पूरा इसको देख लेंगे, आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन, किसी भी लॉन्ग आंसर में आप इंट्रोडक्शन देंगे, कंक्लूजन देंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि आप कुछ डिटेल ही लिख रहे हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम बेसिक समअप टाइप का आप यहाँ पे कर सकते हो। क्रॉनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनका बहुत अच्छे विजन ये दिखाते हैं, हमारे हिस्टोरियंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसलेशन किया गया था, बाबरनामा को ट्रांसलेट नहीं किया गया अभी तक पूरी इंग्लिश में, तो ये पूरा यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से आपको पूरा आंसर फ्रेमिंग करनी है। और भी एक और बात, आगे चल के पूरा आंसर राइटिंग बेसिक्स पे अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी वीडियोस आएंगी आपको सिखाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, क्योंकि इस वीडियो का पर्पज है आपको क्वेश्चंस देना। फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 को हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द लाइफ एंड हरम ऑफ द मुगल्स। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है, अब हम और डिटेल में एक आंसर देख लेते हैं कि अगर आपको 6 मार्क्स का लिखने आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो भाई हरम, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया कि हरम, हराम वर्ड से आता है, एक पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग है सेक्रेट प्लेस। हरम में सारे रिलेटिव्स, फॉस्टर मदर्स, डॉटर्स, सब लोग आ जाते हैं। ये पूरा आपने लिखा एक पॉइंट बना के। पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती थी। बेगम्स का जो स्टेटस था वो हायर होता था, वाइफ्स यानी कि अगास हो गई, जो कि नोबल बर्थ की नहीं होती थी, उनका थोड़ा लोअर होता था। अगर अच्छा लेसर अगर अगास आ जाती है तो इनका नीचे और लोअर होता था, लेकिन ये स्टैटिक नहीं होता था, कोई भी अगर नीचे भी है तो ऊपर राइज कर सकती थी अपने स्टेटस में। इनको मंथली अलाउंसेस दिए जाते थे। ये मैं पूरा डिटेल्स, एनसीईआरटी की डिटेल है, आपको अपने वर्ड्स में लिखनी पड़ेंगी अपने आंसर में। तो ये पूरी हमारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो अगास है वो भी राइज कर सकती थी। लव एंड मदरहुड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था अगर किसी को भी हायर पोजीशन में जाना है तो। वाइफ्स के अलावा बहुत सारे मेल फीमेल हमें स्लेव्स देखने को मिल जाते थे। स्लेव यूनिक्स हमें देखने को मिल जाते थे जो कि बहुत सारा काम कर रहे होते थे। फीमेल्स जिनको ट्रेड और कॉमर्स में पार्टिसिपेट करना, उनके लिए भी सपोर्ट किया कर रहे थे, और बहुत सारे काम ये लोग करते थे, छोटे से लेके बड़े तक। तो ये पूरा हमारा डिटेल्स है हमारे हरम के बारे में। इसको भी अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत बेसिक डिस्क्रिप्शन है, हमने पूरा चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से बात करी थी, आपने पढ़ा होगा तो आपको एक बार आप देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे, आपको याद आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर लिखेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आता है द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द मुगल कोर्ट वाज द सिंबल ऑफ किंगशिप ऑफ इंडिया एग्जामिन। तो ये हम देख लेते हैं, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। सबसे सेंटर पीस होता था, सबसे फोकस में होता था सोवरेन, जो हमारा किंग होता था, तख्त, उसको सेंटर पीस बनाया जाता था। एक्सेस मुंडी हमने पूरी बात करी इसके बारे में, ये हमने पूरा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं या फिर हम सीधे आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक सा आंसर है, ये हमने देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन मुगल कोर्ट। पहले आपको मैंने बोला था, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आंसर आ चुका है। तो हम पूरा देख लेते हैं कैसे मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट ये आंसर है, ये पूरे एनसीईआरटी की डिटेल्स है। किताब खाना जो कि एक स्क्रिप्टोरियम होता था, वहां पे इनका प्रोडक्शन पूरा होता था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे मैन्युस्क्रिप्ट्स में फोलियोस बनाने के लिए, स्क्राइब्स होते थे लिखने के लिए, कैलीग्राफर्स होते थे, गिल्डर्स होते थे पेजेस को इल्यूमिनेट करने के लिए, पेंटर्स होते थे जो कि सीन्स लगाते थे, बुक बाइंडर्स होते थे जो पूरा बना के रखते थे। और एट द एंड जब ये पूरा बन जाता था तो उसको बहुत नोबल वर्क की तरह देखा जाता था, किंग का एक प्रीशियस वर्क की तरह इसको देखा जाता था। मुगल एम्परस इनको कमीशन करवाया करते थे। जो ये लोग काम क्या करते थे, कई बार इनको भी अच्छी रैंकिंग सोसाइटी में मिलने लगती थी, इनका स्टेटस बढ़ जाता था। स्पेशली कैलीग्राफर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, इनका स्टेटस सोसाइटी में हाई होता था कंपेयर टू स्क्राइब्स वगैरह लोग, जिनका काम ज्यादा स्किलफुल नहीं होता था। अगर हम बात करें कैलीग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट ही एक राइटिंग स्टाइल थी, एक इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर हो रही थी इस पीरियड में। जो लोग कैलीग्राफी किया करते थे, इन जगहों पे इन पे काम किया करते थे, उनका स्टेटस बढ़ जाता था। अकबर की अगर हम बात करें तो नस्तलीक इनकी फेवरेट राइटिंग स्टाइल थी, जिसमें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कैसे इसको लिखा जाता था, तो बेसिकली एक पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड यूज की जाती थी, 5 to 10 मिलीमीटर की कलम होती थी, जिसको स्याही में डिप करके लिखा जाता था। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो किताब खाना हो गया, चाहे वो ट्रिम्ड रीड हो गया, ये जितने भी टर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो इनके मीनिंग भी और आपको याद भी हो। तो इसलिए हमारे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो उसको आपको स्किप नहीं करना है। इसको निब को यूजुअली स्प्लिट कर दिया जाता था ताकि इंक अच्छे से एब्जॉर्ब हो। आज की डेट में भी अगर आप कैलीग्राफी पेन देखेंगे तो बीच से स्प्लिटेड उसकी निब होती है। तो ये हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे और बहुत प्रीशियस इसको काम बताया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, Chronicles are an indispensable source for any scholar wishing to write history of मुगल। अब ये क्वेश्चन हमने थोड़ा पहले भी इससे रिलेटेड देख लिया था, अब हमें इसको अकबरनामा के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। तो हम देख लेते हैं कैसे इसकी राइटिंग आप कर सकते हो, कैसे आप पॉइंट्स इनके बना सकते हो। तो बेसिकली अब वही चीज हमें एक्सप्लेन करनी है जहाँ पे हम अकबरनामा के एग्जांपल्स दे रहे होंगे। पूरा आप एक्सप्लेन करिए किन किन सोर्सेज से हमारे इवेंट्स के रिकॉर्ड्स हो गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ओरल टेस्टिमनीज हो गई, इनके सोर्सेज को यूज किया जाता था इसको लिखने के लिए। बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट करते थे। अबुल फजल ने बहुत मेहनती काम यहाँ पे किया था। थर्ड बुक थी हमारी आईना अकबरी, इसके पहले 2 बुक और थी। इसके बाद अगर हम बात करें, अबुल फजल इसके राइटर थे, जो कि बहुत अच्छे राइटर थे। बहुत सारा इन्होंने मेहनती काम यहाँ पे किया था। 13 ईयर्स तक इन्होंने लगातार इसको ड्राफ्ट को रिवाइज करने का काम किया। अकबर ने इनको कमीशन किया था इनकी हिस्ट्री को लिखने के लिए। यहाँ पे पेंटिंग्स का भी यूज हमें अलग अलग बैटल सीन, सीजेस, हंट्स में देखने को मिल जाता है। अबुल फजल ऐसी राइटिंग में लिखा करते थे, ऐसे तरीके से लिखा करते थे जो कि बहुत रिदमिक और बहुत अच्छा लगता था सुनने में, ताकि अगर इसको पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बने, बहुत अच्छे से इनके वर्ड्स चोजन होते थे। ये हमें पूरा देखने को मिलता है। अकबरनामा में अकबर के रूल क्या हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, सोशल, ज्योग्राफिकल और कल्चरल एस्पेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्स्ट है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मुगल किंगशिप को सबसे टॉप पे बताया जाता था। ऑब्वियसली अकबर इसको स्पॉन्सर कर रहे थे, अकबर इसको पैट्रन कर रहे थे, तो ऐसा तो हो गई। और अकबर जो हमारे मुगल किंग्स थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ भी करते थे, जो कि हायरार्की में सबसे टॉप पे होते थे। तो ये पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द अकबरनामा। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन अलग है। यहाँ पे हम जो पुरानी डिटेल्स है हमारी इस क्वेश्चन की, ये तो लिखेंगे ही, लेकिन अब हम एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अकबरनामा को। पहले हम क्रॉनिकल्स की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वही भाई आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सेम डिटेल्स से, लेकिन थोड़ा और इन डेप्थ इस आंसर को लिखा गया है कि अबुल फजल के बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, हमारी बुक के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने पूरा चैप्टर में भी पढ़ा था, है वही चीज, लेकिन थोड़ा डिटेल में इस आंसर को लिखा गया है। तो फिर से आप इसको एक बार पॉज करिए और पूरा पढ़ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स वाज अ मेजर कंसर्न ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिफाई। तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स किए जाते थे, तो वही हम देख लेते हैं। मीर बख्शी जो थे, इनके अंडर में बहुत सारे लोग होते थे जो कि पूरा काम करते थे कि इंपीरियल जितने भी ऑर्डर्स हैं, किंग जितनी भी चीजें ऑर्डर कर रहे हैं, उन सबको अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए। बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होते थे जो कि यही काम कर रहे होते थे।
यहाँ पे हेडिंग दी जाती थी अपने रिपोर्ट की, न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट, और जितनी भी चीजें होती थी हमारा जो कोर्ट है उसका डेट, टाइम, सेशन, किस टाइम पे ये सेशन हो रहा है, क्या क्या चीजें अखबार बोल रहे हैं, किसी की अगर हालात पूछ लिए, किसी से अगर रिवॉर्ड दे दिया, किसी को टाइटल दे दिया, क्या अटेंडेंस है कोर्ट की, हर चीज को लिखा जाता था। ये सारी बहुत डिटेल में किया जाता था, ये सारे रिकॉर्डिंग का काम। तो ये हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स पे फोकस किया जाता था पूरे मुगल इंडिया में। इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए भी जाते थे। तो वो हमें देखने को मिलता है कि राउंड द क्लॉक रिले फुट रनर्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह इन टेक्स्ट को पहुंचाने का काम करते थे। तो बेसिकली अगर अकबर ने अगर कोई चीज लिखी है, कोई ऑर्डर दिया है, तो बहुत दूर दूर तक भी बहुत जल्दी पहुंचता था, और बाकी जगहों से इंफॉर्मेशन इन तक भी वापस बहुत जल्दी पहुंचती थी। तो ये पूरा हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, कितने डिटेल रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हिस्टोरियंस हैव प्रोवाइडेड अकाउंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेबरिंग पॉलिटिकल पावर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो वही क्वेश्चन है, अब हमें लॉन्ग आंसर में मैंने एक बार डाल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे हमें आंसर फ्रेमिंग करनी है। तो ये पूरा आंसर वही है भाई जो हमने पूरी बात कर ली है। यहाँ पे हमें सफाविद्स और मुगल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हम ओटोमन्स और मुगल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरा आंसर हमारा फ्रेम हो जाएगा। इसके बारे में आप पूरा इजीली आंसर लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 25 पे। आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द इंपीरियल हाउसहोल्ड ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये हमने बात कर ली है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमें लिखने हैं। आप पूरे पॉइंट्स बनाइए, आंसर अपना लिख दीजिए, बहुत इजी आंसर हो जाएगा आपके लिए। पॉलीगमी यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी। इसके बाद आप जितनी भी चीजें थी हमारे हरम से रिलेटेड वो पूरा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। थ्रो सम लाइट्स ऑन द रोल ऑफ पेंटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्रॉनिकल्स मेंशन डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ किंग्स एंड उलामास ऑन द यूजेज ऑफ पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स के बारे में हमने बात कर ली थी। जब बनाए जाते थे क्रॉनिकल्स तो जो राइटर्स होते थे वो पेजेस छोड़ते जाते थे ताकि वहां पे पेंटिंग्स लगाई जा सके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे विजुअल फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हमें आंसर लिखना है। ये पेंटिंग्स मिनिएचर्स होती थी, छोटी साइज में होती थी ताकि इनको पास किया जा सके। इनका कहना था, हमारे किंग्स का भी ये मानना था कि पेंटिंग्स किसी भी चीज की ब्यूटी बढ़ा देती हैं और आइडियाज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करती है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अबुल फजल इनको मैजिकल आर्ट बोलते हैं। अकबर का भी यही कहना था कि जिन लोगों को पेंटिंग्स पसंद नहीं आती, मुझे भी वो लोग पसंद नहीं आते हैं। तो ये इनका कहना था। लेकिन मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी उलामा जो थे, जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उनका कहना था भाई हमारे इस्लामिक उसमें इनको एकदम प्रोहिबिट किया गया कि आप किसी भी चीज को लाइफ नहीं दे सकते हो, नेचुरल फॉर्म नहीं दे सकते हो। इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि कुरान और हदीस में बोला गया है, प्रॉफिट मोहम्मद बता रहे हैं कि आपको किसी भी लिविंग बीइंग को नेचुरलिस्टिक मैनर में पोर्ट्रे नहीं करना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन मुस्लिम रूलर्स इस चीज को नहीं मान रहे थे। हमें देखने को मिल जाता है भाई सफाविद रूलर्स जो कि ईरान के थे, वहां पे भी कोर्ट में ही इनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि और भी ज्यादा नेचुरलिस्टिक मैनर में चीजों को पोर्ट्रे कर सकें। एग्जाम्पल बीजाद एक बहुत अच्छे फेमस पेंटर है जिन्होंने सफाविद के कोर्ट को भी बहुत ज्यादा फेम दिलाई। इसके बाद मुगल इंडिया में भी बहुत सारे लोग आए, हमें देखने को मिलता है मीर सैयद अली और अब्दुल समद आर्टिस्ट थे ईरान से जो कि मुगल इंडिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि इंडिया में आ रहे थे मुगल पीरियड में, ताकि इनको कोर्ट में एंट्री मिल सके, इनको भी काम मिल सके, फेम मिल सके। तो ये पूरा हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ किंग्स थे, दूसरी तरफ थे हमारे इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के लोग जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, आपस में अलग अलग ओपिनियंस होल्ड कर रहे थे। तो ये हमने पूरा डिस्क्रिप्शन इसको एक्सप्लेन किया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर। ये कोई क्वेश्चन नहीं है और इनसे क्वेश्चन आ भी नहीं सकता, क्योंकि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन तो आना नहीं है। तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि जहीरुद्दीन बाबर ने कब तक रूल किया, ये आप बताओ। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में जहां पे आप बाबर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में जहां पे आप हुमायूं का, अकबर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, उसमें आप इन डिटेल्स को यूज कर सकते हो। तो ये डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। और भी कुछ डिटेल्स है मैं आपको ओरली बताने वाला हूँ। बाबर इनिशियली फरगना में थे, लेकिन उज्बेक से इनकी फाइट हुई तो वहां से इनको हटा दिया गया था और ये फिर काबुल गए थे। काबुल में स्टेब्लिश करने के बाद जब इनको लगा कि भाई हमारे क्लैन मेंबर्स को और स्पेस की जरूरत है और रिसोर्सेज की जरूरत है, तो वो इंडिया आए थे 1526 में। 1530 में इनकी डेथ हुई। फिर आए नसीरुद्दीन हुमायूं। 1530 से 40 तक इन्होंने रूल किया। फिर शेर शाह सूरी से हार गए। अपनी बैटल हारने के बाद ये वापस से आके अटैक करते हैं 1555 में। 1 साल बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर आते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जलालुद्दीन अकबर। 1556 में 1605 तक ये रूल करते हैं। इनके रूल की जितनी भी डिटेल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड देख लिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। टाइम पीरियड दिया हुआ है इनके। औरंगजेब के बाद
मुगल हमारी जो पावर है, मुगल पावर, वो धीरे धीरे कम होने लगी और धीरे धीरे जो कोर्ट की इंपॉर्टेंस थी, जो वैल्यू थी, वो खत्म होने लगी। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये डेट्स अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपके आंसर की वैल्यू इससे बढ़ जाती है। अगर आप डेट लिखते हैं, फैक्ट लिखते हैं, तो वही जो आपको 5.5 मार्क मिलने वाला था वो 6 आउट ऑफ 6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वैल्यू एंड डिटेल्स की, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आखिरी में कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए दूंगा। एक चीज तो हो गई भाई कि आपने हमारी पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान लगा के सुना, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग गए। दूसरी चीज है भाई, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। एक बार आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिए, फिर जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस यानी कि क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बुक रिकमेंड कर दी है, ओसवाल गुरुकुल। इसमें क्वेश्चंस भी अच्छी क्वालिटी के, साथ साथ एनसीईआरटी पूरे जो आंसर्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपकी जब आंसर भी पढ़ रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो आपको मैंने 3 चीज़ें आपको मैं रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद आईएमपी आपने देख ही ली है, उसके बाद 3rd नंबर पर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी बुक लेनी है, रिविजन करना है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और एक लास्ट बात, अगर आपको कोई भी आंसर अपना शेयर करना है, कोई क्वेश्चन अपना शेयर करना है, कोई डाउट आपको आ गया है, तो डिस्कॉर्ड में जाइए यार। डिस्कॉर्ड में 2500 मेंबर्स प्लस हो चुके हैं, वहाँ पे शेयर करिए। वहाँ पे आप बाकी लोगों के साथ अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हम फिर से मिलेंगे।